आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तेईस नवंबर मंगलवार की शाम आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश त्रिपुरा कैसे नेशनल पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया है। तृणमूल कांग्रेस वहां तेजी से एक्टिव हुई है और उनका आरोप है कि बीते रविवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी मेंबर्स ने पुलिस स्टेशन के भीतर पीटा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई, उसकी बात भी करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दावा किया है कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रूड ऑयल स्टॉक में से 50 लाख बैरल रिलीज करने वाला है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और कुछ और देश भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है। मकसद ये है कि बढ़ते तेल के दामों पर लगाम लगाई जा सके। तो तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है, इसे रिलीज करने का क्या मतलब है, क्या दुनिया किसी एनर्जी क्राइसिस के मुहाने पर है या ऐसा कहना कुछ ओवर रीडिंग है। और फिर बात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर। एक नया कानून मोदी सरकार लाने की तैयारी में है जो डेटा प्रोसेसिंग को रेगुलेट करेगा ताकि उसके मिसयूज को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बिल सरकार को ही इतनी पावर दे देगा कि सरकार ही डेटा का मिसयूज कर सकेगी और वो भी बिना बताए। इस पर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी की रैली से क्या निकल कर आया, बीजेपी के सीनियर लीडर्स के चुनावी भाषणों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टी किन मुद्दों पर इस चुनाव को केंद्रित करना चाहती है। उसमें कितना जिन्ना है, कितना एक्सप्रेसवे है, कितना विकास है और कितना सीएए है। इन सारी खबरों पर बात होगी, मगर पहले सुनिए आज की खास खबरें 60 सेकंड में खुशबू कुमार से। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर टीएमसी में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। देश में पहली बार डिटेक्ट हुआ दवा को बेअसर करने वाला फंगस। दिल्ली एम्स में 2 की मौत। 2005 में सामने आया था पहला केस। ओडिशा के स्कूल कॉलेज में 53 छात्राएं और 22 एमबीबीएस स्टूडेंट्स हुए कोविड-19 पॉजिटिव। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में की 2.8% की कटौती। 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। टमाटर के दाम दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हुआ 100 के पार। शादियों के सीजन में गोल्ड की कीमत में बड़ी गिरावट, फिर 48,000 के नीचे आया। रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपए कम हुए रेट। यूरोप में कोरोना से मरने वालों की संख्या मार्च तक 20 लाख करेगी पार। WHO ने दी चेतावनी। नॉर्दर्न आयरलैंड ने लोगों से घर से काम करने की अपील। और COP26 के अध्यक्ष का कहना है कि ब्रिटेन क्लाइमेट चेंज के वादों पर कायम रहने के लिए बनाएगा सरकारों पर दबाव। आज तक रेडियो पर यह दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए मशहूर ये राज्य राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है और इसका कारण वहां 25 नवंबर को होने वाले निकाय चुनाव नहीं है, बल्कि उसके पहले हुई हिंसा है। और इसकी शुरुआत 20 नवंबर से होती है, जब अगरतला में मुख्यमंत्री बिप्लब देव की नुक्कड़ सभा हो रही थी। इस दौरान बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी की यूथ विंग प्रेसिडेंट सायोनी घोष उधर से ही गुजर रही थीं। तो गुजरते हुए उन्होंने खेला होबे का नारा लगाया, जिस पर बवाल हो गया। सायोनी का यह कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसी वक्त उन पर हमला बोल दिया, लेकिन पुलिस ने हिट एंड रन केस लगा करके सायोनी को ही गिरफ्तार कर लिया। और फिर टीएमसी के कार्यकर्ता जब भारी संख्या में थाने पहुंच गए तो उनका आरोप यह है कि थाने में ही पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी वर्कर्स को पीटा गया, बीजेपी के लोगों ने पीटा, यह आरोप है उनका। और अब ये दंगल दिल्ली पहुंच गया है। टीएमसी के 13 सांसदों ने अमित शाह से इसकी शिकायत की है। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं और वो प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं, जिसमें ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है। इधर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी और एक कमेटी बनाए जाने की मांग की थी हिंसा की घटनाओं की निगरानी के लिए। और कोर्ट ने आज इसमें कहा कि वो चुनाव को मुलतवी नहीं कर रहे हैं जो 25 तारीख से होना है, लेकिन उन्होंने त्रिपुरा सरकार से जवाब मांगा है और प्रशासन से कहा है कि वो बिना भेदभाव के अपनी ड्यूटी करें। इस घटना से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए हमने बात की नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स पर पकड़ रखने वाले पत्रकार और इंडिया टुडे मैगजीन के डिप्टी एडिटर कौशिक डेका से, और उनसे पूछा कि सायोनी घोष को उसी वक्त जमानत मिल गई थी, फिर भी ये मामला इतना एस्केलेट कैसे हो गया, अब तक सुर्खियों में ये क्यों है? एक तरह से पूरे घटनाक्रम में जो पॉजिटिव बात यह है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के त्रिपुरा जैसे राज्य के निकाय चुनाव पूरे देश में चर्चा में आ रहे हैं।
जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां पे चर्चा हो रहा है। हालांकि कभी पता भी नहीं चलता था कि त्रिपुरा या कोई भी पूर्वोत्तर के राज्य में निकाय चुनाव कब होता है कब नहीं होता है। असेंबली इलेक्शन पे भी इतना चर्चा नहीं होते हैं। लेकिन अगर त्रिपुरा की बात देखा जाए तो सिर्फ इस इलेक्शन को अलग तरीके से देखना सही नहीं होगा। त्रिपुरा का एक हिस्ट्री है, बहुत सालों से वहां पे लेफ्ट की रूल रहा है, वामपंथी दलों के सरकार रहे हैं, और इस तरह की जो घटनाक्रम हुए हैं, अपोजिशन पार्टीज को के खिलाफ सरकार का रवैया या किसी भी प्रोटेस्ट का वायलेंट हो जाना, इस तरह के घटनाक्रम त्रिपुरा में पहले भी हो चुके हैं। तो कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि एक वायलेंट इलेक्टरल पॉलिटिक्स की एक परंपरा त्रिपुरा में पहले भी रहा है, और इसी परंपरा से बाहर निकलने के लिए एक तरह से परेशान होकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नए पार्टी को सत्ता में लाया था, भारतीय जनता पार्टी। काफी सालों के वामपंथी गवर्नमेंट को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए थे, लेकिन जो पॉलिटिकल कल्चर है उनमें ज्यादा परिवर्तन आए नहीं। अब दूसरी बात आ गई कि ये मुद्दा अब क्यों इतना नेशनल मीडिया में चर्चा में आ रहा है, सुर्खियों में आ गए है। सबको पता है कि जो टीएमसी बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी अब एक नेशनल फुटप्रिंट चाहते हैं। वो अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, जैसे गोवा में जा चुके हैं और त्रिपुरा को एक नेक्स्ट टारगेट मान के चला है, क्योंकि वहां पे बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजॉरिटी में है। और ममता बनर्जी चाहते भी है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, कि वो कांग्रेस जो जिनके पॉलिटिकल लैंडस्केप कम होते दिख रहे हैं, कांग्रेस के जगह पे वो एक उभरता हुआ नेशनल पार्टी बने। और नेशनल पार्टी बनने के लिए उनको हर राज्य में फुटप्रिंट चाहिए। तो सबसे आसान और सबसे जहां पे वेस्ट बंगाल की तरीके की ही पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी है, वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा में उन्होंने सुष्मिता देव, जो कांग्रेस से आए हुए, असम से एमपी रह चुके हैं पहले, अब वो बंगाल से राज्यसभा एमपी है, तो उन्हें वहां पे नियुक्त किया गया है। और जब से तृणमूल वहां पे आए हैं, वो बहुत जोर शोर से प्रचार भी चला रहे हैं और अपने सांगठनिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने बीजेपी का मॉडल अपना लिया है। जैसे बीजेपी कभी भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, हमने बंगाल में भी देखा है किस तरह से सांगठनिक काम किया, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो टीएमसी भी त्रिपुरा में वो कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश के रिएक्शनरी फोर्सेस हो रहे हैं इस तरह के तनाव, जहां पे अरेस्ट भी हो रहा है, ओपोजिशन के लोग भी विरोध कर रहे हैं और एग्रेसिव हो रहे हैं। सरकार भी बहुत ही एग्रेसिव और अनडेमोक्रेटिक तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव है, लेकिन इसी को एक जो आने वाले चुनाव है, असेंबली चुनाव है, उनके एक तरह से रिहर्सल ग्राउंड बना के देख रहे हैं। अच्छा कौशिक, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, कोर्ट ने किन बातों पर चिंता जाहिर की है? क्या क्या जवाब कोर्ट ने सरकार से मांगे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कोई नई बातें नहीं कही है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले भी आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो हमारे संविधान में है, उन्हीं सब चीजों को सामने लाके कहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव में कोई अनोखी बात नहीं है। वो सही बात है, किसी भी पॉलिटिकल संगठन को, किसी भी इनफैक्ट किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने की, अपने तरह से प्रचार करने की कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के अधिकार है। और ये अधिकार को सिद्ध करने के लिए उनके पास संवैधानिक प्रोटेक्शन है, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो ऐसे अधिकार की सुरक्षा दे और सुरक्षा करे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स है उसमें नई बात कोई नहीं, और ये जिम्मेवारी है त्रिपुरा सरकार की, बिप्लब देव सरकार की, वहां पे वायलेंस ना हो। और साथ में ये भी जिम्मेवारी है कि ऑपोजिशन पार्टीज के वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग को
संविधान के दायरे में ही रखे और उनमें ऐसा कुछ ना हो जिससे स्टेट के माहौल खराब हो या राजनीतिक एक लाभ मिलने के लिए एक तरह से जो उत्तेजनामय एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश होते हैं वो ना हो, पूरी दोनों ही तरफ से एक डेमोक्रेटिक वे पे आगे बढ़े, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है और यही त्रिपुरा के नागरिक का या भारत के किसी भी नागरिक का यही अधिकार है और यही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और कौशिक, आप टीएमसी के नेशनल एस्पिरेशंस का जिक्र कर रहे थे। बंगाल चुनाव के बाद से पार्टी एक विस्तार के मोड में है, मतलब टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी उसी वजह से एक रस्साकशी दिखती है। ऐसा लगता है कि 2024 से पहले टीएमसी अपना कद इतना बड़ा कर लेना चाहती है कि कांग्रेस को उसके साथ उसकी शर्तों पर आना पड़े। आपको लगता है ऐसा? आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। टीएमसी अपने कद बड़ा करना चाहते हैं। टीएमसी के पास जितने भी राज्य होंगे और जितने भी उनके नेशनल पॉलिटिकल फुटप्रिंट होंगे उतने ही उनके दर्जा बढ़ेंगे और वो कांग्रेस के साथ उस तरह से बार्गेन करेंगे। साथ में ये भी चाहते हैं कि जो अपोजिशन अलायंस अगर बने भी, हालांकि अभी तो इस तरह के कोई आज दिखाई नहीं दे रहे, तो अगर सारे स्टेट सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन के इकट्ठे होके बीजेपी के खिलाफ उतरते भी है तो उनके लीड टीएमसी की अगुवाई में हो, क्योंकि टीएमसी के पास अगर ज्यादा नंबर रहेंगे, ये ध्यान में रखना होगा कि ये अगर स्टेट में जा रहे हैं तो वहां पे एक सांगठनिक अस्तित्व हो जाए तो वहां पे लोकसभा चुनाव भी लड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे छोटे छोटे स्टेट से लोकसभा चुनाव लड़के अगर टीएमसी के हाथ में कुछ स्टेट्स आ जाए तो उनके ऑब्वियसली नेशनल एस्पायरेशंस पे फायदा ही होगा। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस के कद जितने कम होंगे उनके बार्गेनिंग पावर भी उतने ही कम हो जाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सिर्फ इलेक्टरल बात ही नहीं है, एक नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ममता बनर्जी चाहती है कि उनके राय महत्वपूर्ण बने, सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं। जो अभी जैसे जी कोई भी नेशनल डिस्कोर्स में जब नेशनल लेवल पे बात आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेक्षापट में राहुल गांधी की बात, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे या ना रहे, राहुल गांधी एक फोकल पॉइंट हो जाते हैं। ममता बनर्जी चाहती है, मुझे जहां तक लगता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो चाहती है कि वो भी एक फोकल पॉइंट बने। तो ये जाहिर सी बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसा एस्पिरेशन होना कोई गलत बात नहीं है। ये एक नेचुरल उत्तरण है और होना चाहिए, स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है यही वजह है जो अलग अलग स्टेट पे वो जा रहे हैं। ये थे इंडिया टुडे में सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक डेका। खबर एक और है, और खबर ये है कि कच्चे तेल के दामों को कम करने के लिए कुछ देशों ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रिजर्व किया हुआ तेल रिलीज करने का फैसला किया है। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और जापान और कुछ देश भी ऐसा कर सकते हैं। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन, भारत, साउथ कोरिया और जापान से ये अपील की थी कि वो कच्चे तेल के रिजर्व को थोड़ा रिलीज करें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत पर कुछ लगाम लगाई जा सके। वो डिमांड और सप्लाई का सीधा फंडा है कि सप्लाई बढ़ाई जाए ताकि कीमत को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। अगर तीनों देश, और इसमें भी खास तौर से अमेरिका जिसके पास सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार है, रिजर्व्ड ऑयल को रिलीज़ करने की घोषणा कर देते हैं तो इसका असर माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दामों पर दिखेगा और वैश्विक महंगाई को कम करने में ये बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत में तो डीजल पेट्रोल के आप दाम जानते ही हैं। हमने बात की इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से और उनसे पूछा कि कच्चे तेल के रिजर्व जिनको रिलीज करने की बात की जा रही है, इसका सिस्टम और पर्पस क्या है। यह देखिए, जो कच्चे तेल का भंडार है उसको इमरजेंसी रिजर्व आम भाषा में कहते हैं और ज्यादातर अमेरिका से प्रचलन है, वहां पर इसको SPR कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और ये जनरली सब देश रखते हैं, जितने बड़े देश हैं वो ज्यादातर रखते हैं। और इसका जो पीरियड होता है वो 60 दिन से 90 दिन का रखा जाता है। भारत है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है,
ये 4 सबसे बड़े देश हैं जो कि इमरजेंसी रिजर्व रखते हैं, और 1 महीने से लेके करीब 1.5 महीने का रिजर्व ये रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर तेल की कीमतें सप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगती है, तो उस सिचुएशन में वो देश अपना जो इमरजेंसी रिजर्व है उसको रिलीज करता है। और जिस वजह से भी रखी जाती है, मान लीजिए सप्लाई डिसरप्ट हो जाए किसी प्राकृतिक कारण से या किसी और जियोपॉलिटिकल कारण से, अगर मान लीजिए सप्लाई नहीं आ पा रही है तो देश की अर्थव्यवस्था ठप होने का डर होता है। इस कारण से ये रिजर्व सब देश रखते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा रिजर्व अमेरिका का माना जाता है, जो कि अमेरिका की स्टेट्स है लुइसियाना और टेक्सास, वहां पर ये रिजर्व रखे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्या अगर ये फैसला किया जाता है तो वो आपको लगता है कि रिफ्लेक्ट होगा तुरंत उसी वक्त, मतलब वो तय माना जाए कि वो डीजल पेट्रोल की कीमतों में रिफ्लेक्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा जिस प्रकार बढ़ रही थी, और मुख्यतः उसका कारण ये था कि ओपेक और ओपेक प्लस जो देश है वो जो उनको कोरोना में घाटा हुआ था उसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, सप्लाई को ना बढ़ाकर, जबकि पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन खुले थे, अर्थव्यवस्थाएं वापस आ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी और उधर से सप्लाई बढ़ नहीं रही थी, तो इस वजह से कीमतें बढ़ रही थी। और जब आप इमरजेंसी रिजर्व मार्केट में छोड़ देते हैं, जब ये SPR जिसको हम कहते हैं मार्केट में लाया जाता है, तो सप्लाई बढ़ जाती है। देखिए, किसी भी चीज की कीमत सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो कीमतें नीचे आएंगी, और डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम रहती है, तो कीमतें बढ़ती हैं। तो इमरजेंसी रिजर्व को रिलीज करने से आपको जो कीमतों में $6-7 प्रति बैरल जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 85 से घट के आज 78-79 पे आ गया है, इसका एक कारण है। दूसरा कारण है कि कोरोना वायरस फिर से अपना मुंह फाड़ रहा है। यूरोप में बहुत बुरी तरह इस समय फैल चुका है। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, ये वेस्टर्न यूरोप के ऐसे देश हैं जहां पर करीब करीब लॉकडाउन की सिचुएशन है। इनफैक्ट जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिसके कारण सड़कों पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि फिर से अगर लॉकडाउन लगते हैं, फिर से कोरोना वापस आ रहा है, तो ये तेल की कीमतों को गिराएगा, क्योंकि उससे डिमांड गिरती है। लॉकडाउन हो जाता है तो नेचुरल बात है कि आपको तेल की उतनी, हमने देखा था पिछले साल 2020 में एक समय ऐसा था जब तेल की कीमत 0 से भी नीचे चली गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग लॉकडाउन लग गया था, तो तेल की किसी को जरूरत नहीं थी। तो इस वजह से कीमतें, दूसरा कारण ये है तेल की कीमत में कमी आने का। जी शरद जी, इसमें एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकारों के लिए सेटबैक भी है एक तरह से, कि अगर आपको अपने रिजर्व्स यूज़ करने पड़ रहे हैं जो आपने इमरजेंसी यूज़ के लिए रखे हुए हैं, तो ये एक तरह से सेटबैक है। ये तर्क कितना जायज़ है मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें? नहीं, सरकार ने जो अपने भंडार खोले हैं, जो सरकार रिजर्व रखती है, मैंने जैसे बताया कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं और इतनी बढ़ती हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगती है, तो ऐसे में देश अपने भंडार को खोलते हैं, वो उसको जो इमरजेंसी रिजर्व होता है उसको निकालते हैं, उससे तेल की कीमत में राहत मिलती है। बाकी भारत सरकार ने तो वैट और एक्साइज घटा के, राज्य सरकारों ने वैट घटाए हैं, केंद्रीय सरकार ने एक्साइज घटाई है, जिसके कारण तेल की कीमतों में अब पीछे बहुत भारी फर्क पड़ा। किसी राज्य में तो 20 रुपए प्रति लीटर तक का फर्क पड़ा है, 19-20 रुपए का। और अभी भी अब क्योंकि कीमतें कम हुई है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि और राज्य जो है, बल्कि केंद्र सरकार भी या जो पेट्रोल कंपनीज हैं वो इसको और ज्यादा कम करेंगी। तो मुझे लग रहा है लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक राहत की खबर है। जी, ये थे इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, उन्होंने उसी वक्त ये कहा था कि डेटा इज़ अ प्रेशियस थिंग एंड विल लास्ट लॉन्गर देन द सिस्टम्स देमसेल्व्स, यानी सिस्टम्स से ज़्यादा समय तक डेटा रहेगा। ये बात सही साबित होती दिख रही है। इस बाज़ार में बहुत लोग आपके डेटा के पीछे हैं और इसीलिए इसकी रक्षा सुरक्षा भी ज़रूरी हो गई है। कल ही की खबर है, इंटरनेट डोमेन होस्टिंग की एक बड़ी कंपनी है GoDaddy, वहाँ पे सेफ्टी ब्रीच हुआ और करीब 12 लाख यूज़र्स के फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स लीक हो गए। और इत्तेफाक है कि ये घटना तब हुई जब भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार डेटा प्रोटेक्शन पर एक नया कानून लेकर आने की तैयारी में है, लेकिन JPC की जो रिपोर्ट है उस पर विपक्ष के कई सांसदों ने गहरी नाइत्तेफाकी जाहिर की है। इन सहमतियों और सहमतियों की बात करेंगे और उनके तर्क भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि ये बिल, जिसे
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहा जा रहा है, ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये आपको कैसे प्रभावित करता है, जितने भी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उन्हें कैसे प्रभावित करता है? ये समझने के लिए मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील, संविधान और साइबर लॉज के एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन के बाद भारत में जो पूरा डिजिटल समाज और डिजिटल अर्थव्यवस्था आ गया है, उसके नियमन के लिए आईटी कानून 2000 में बनाया था, लेकिन उसमें डेटा सुरक्षा के बारे में कोई डिटेल्ड प्रोविजन नहीं थे और प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा और डेटा के इस्तेमाल, इसके बारे में बहुत लंबी कानूनी लड़ाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में 2017 में 9 जजों ने पुट्टास्वामी मैटर पे इसमें एक सर्वसम्मत से बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसे प्राइवेसी का फैसला कहा जाता है। वो देखा जाए तो वो उस फैसले के बाद जो प्राइवेसी है वो लोगों का फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस पर कानून बनाने के लिए सरकार ने एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस श्री कृष्णा की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी के बाद एक जो डेटा जो पीडीपी बिल 2019 पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वो ड्राफ्ट हुआ और उसको एक पूरा और अध्ययन करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसकी रिकमेंडेशंस लगभग 93 रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं और अब इन रिकमेंडेशंस के बाद यह जो बिल है ये संसद में फिर बहस के लिए जाएगा। उसमें अपोजिशन पार्टीज में उस कमेटी में लगभग 31 मेंबर हैं और उन 31 मेंबर में से 7-8 मेंबर्स ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, जिसकी वजह से विवाद पैदा हो रहा है। विराग जी, ये खबर है कि विपक्ष इस रिपोर्ट में लिखी गई कई बातों से असहमत है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कुछ सुझाव भी दिए संशोधन के, तो वो असहमतियां क्या हैं और तर्क क्या हैं, मूल में उसके क्या है? देखिए, इसमें जो 4-5 बड़े विवाद हैं, वो पहला विवाद ये है कि इस बिल में सिर्फ पर्सनल डेटा के बारे में क्यों बात हो रही है, नॉन पर्सनल डेटा के बारे में भी क्यों नहीं इसमें हम लीगल प्रोविजंस करते हैं। ये पहला मुख्य विवाद है। दूसरा विवाद है कि वो बोलते हैं कि इसमें एक वो बना दिए गए हैं, एक सरकारी विभाग और दूसरा निजी कंपनियां। तो सरकारी विभागों को पब्लिक इंटरेस्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर डेटा की पहुंच मिल जाएगी और पूरे कानून निजी कंपनियों पर हैं, तो सरकार के जो अधिकार हैं उससे सर्विलेंस यानी जासूसी को बढ़ावा मिलेगा। ये दूसरा है। तीसरा उसमें यह है कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनको पब्लिशर माना गया है, इस पर विवाद है। और जो चौथा है कि जो हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हार्डवेयर का जो पूरा एक टेक्नोलॉजी है, उनके माध्यम से जो डेटा की जो चोरी हो रही है, उस डेटा से सुरक्षा कैसे किया जाए, इन सारे मसलों पर विवाद है। और इसी वजह से उसमें जो विपक्ष के कई सांसदों ने अपनी लिखित आपत्ति जाहिर की है और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति को ट्विटर में पब्लिक भी किया है और उन सारी बातों पे अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बहस होगी। अच्छा विराग जी, ये भी चर्चा है कि इस बिल में कुछ बदलाव किए गए, जो मूल बिल था उसके बाद, जिसके बाद जो बिल की ड्राफ्टिंग कमिटी थी वो ही इसके खिलाफ हो गई है। तो वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस क्या किए गए? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो हल्ला गुल्ला हो रहा है वो सेक्शन 35 है और सेक्शन 35 के भीतर जो खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे रॉ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, UIDAI है, इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों को जो सुरक्षा कारणों से या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या जन कल्याण के लिए उनको इस कानून के दायरे से बाहर रखने का जो प्रावधान किया गया है, वो एक बड़ी उसमें हीटेड डिबेट है। और जहां तक जो समिति है उसकी भी अनेक अनुशंसाएं हैं, जो टोटल जो 93 रिकमेंडेशंस हैं उनमें वो शामिल हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जो राजनीतिक गतिरोध की वजह से डेटा संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून नहीं है और इसकी आड़ में जो न सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियां बल्कि ई-कॉमर्स कंपनियां और इवन क्रिप्टो करेंसी का जो नया विवाद है, ये जो सारा नया सेक्टर है, इन सारे सेक्टर्स में डेटा की सुरक्षा नहीं हो रही है और डेटा के कारोबार पर GST और सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। यह इकोनॉमी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और डेटा सुरक्षा कानून में सरकारी पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो जो विदेशी बड़ी ताकतवर कंपनियां हैं उन कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाया जाए
और उनको कितना मौका दिया जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर आंतरिक विवाद इतने ज्यादा हैं कि अभी तक एक सहमति नहीं बन पाई है कि डिजिटल इकोनॉमी की जो अब रीढ़ है डेटा, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां अब से कुछ महीनों बाद 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 403 सीटों वाली ये विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ जो राज करता है वही दिल्ली में राज करता है। तो रैलियों, यात्राओं और सभाओं के दौर यूपी में जारी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल वो गोरखपुर में थे, आज वो कानपुर में थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। और इस दौरान इन तीनों नेताओं ने चुनावी भाषण भी दिए। और योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को, जिनकी पार्टी इस बार यूपी में चुनाव भी लड़ रही है, उनको सपा का एजेंट बताया और कहा कि वो सीएए पर लोगों को भड़काना बंद कर दें। उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सिखों के लिए प्रधानमंत्री ने जैसा काम किया है वैसा किसी ने नहीं किया और बीजेपी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास, अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है। ये सिर्फ ये दोनों नेताओं के भाषणों की झलक मात्र थी, और भी बहुत सारी बातें कही गईं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने किन मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने भाषण दिए और उनसे क्या इशारे मिलते हैं, पार्टी किस कोर्ट में इस चुनाव को लड़ना चाहती है, ये समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से, जो इस रैली में मौजूद थे वहाँ उसे कवर करने के लिए। देखिए, कानपुर से पहले गोरखपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। वहां भी उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया और कानपुर में जब वो पहुंचे तो न सिर्फ 2022 की रणनीति पर उन्होंने संवाद किया बल्कि विपक्ष को आड़े हाथों लिया। और जो मुद्दे उठाए गए वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास के एजेंडे के साथ साथ हिंदुत्व और सांप्रदायिक तौर पर देखें तो जिस तरीके का माहौल फिलहाल यूपी में नजर आता है उस पे कहीं ना कहीं विपक्ष पर कटाक्ष करती नजर आई है। जेपी नड्डा ने समाजवादी सरकार पर परिवारवाद, जातिवाद का आरोप लगाया और खासतौर पर कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की उपेक्षा की बात की। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट करार देते हुए सीएए की वापसी के नाम पर जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं उससे प्रदेश का माहौल खराब करने वाला उन्हें बताया और ये भी कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो सरकार और उनका तंत्र पूरी तरीके से तैयार है अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए। इस बात को दिखाता है किस तरीके से यूपी में जो सियासी माहौल पिछले दिनों बदलता हुआ नजर आया, जब तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री ने वापस लेने की बात की और अब विपक्ष की तरफ से खासतौर पर वैसी जिस तरीके से साफ तौर पर अब सीए की वापसी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सांप्रदायिक रंग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में कार्यकर्ताओं को एक करना, सरकार के कामों को ले जाना और उसके साथ ही साथ में विपक्ष पे लगातार तल्ख तेवर अपनाते रहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक बार फिर से जमीन पर नजर आए हैं। बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए 300 प्लस का आंकड़े का अपना टारगेट रखा है और उसे पूरा करने के लिए बीजेपी हर प्रयास कर रही है, इसमें संगठन से लेकर के सरकार और अब विपक्षियों पर भी सीधे तौर पर हमलावर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये थे कानपुर से आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा। और दिन भर को अब विराम देने का वक्त है। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं, आप हमें ईमेल करके बताएं।
थोड़ा वक्त निकालें और एक ईमानदार फीडबैक दें हमें कि हम क्या क्या सुधार, कहाँ सुधार कर सकते हैं, किस तरह के नए शोज़ आप सुनना चाहेंगे। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव भी कर सकते हैं आज तक रेडियो के नाम से 9953323303। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया खुशबू कुमार ने और साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। कल सुबह आज का दिन में फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। नमस्कार।